हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को वेलकम है, स्वागत है। चैप्टर 6 थर्मोडाइनामिक्स में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं, मैं वेलकम करता हूं। हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया था पहले। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 4 ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। पार्ट 4 शुरू करेंगे आज हम थर्मोडाइनामिक्स का। तो कुछ प्रॉब्लम मैंने कहा था पिछली बार कि हम कुछ प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। एक बात और, जो बीच में से कुछ भी पार्ट देखना शुरू कर देते हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। शुरू से सीरियल से सारे पार्ट आपको देखने होंगे, ठीक। तो देखो, एक क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है। इफ़ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, वो वाटर वेपर है, उसको एक परफेक्ट गैस माना गया है। मोलर एंथैल्पी चेंज, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज़ 41 किलोजूल पर मोल। ए मोलर एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू है 41 kg पर मोल, प्रेशर है 1 बार और 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। व्हेन, जब 1 मोल ऑफ वाटर इज़ वेपोराइज, 1 मोल जो पानी है, वाटर है, वो वेपोराइज होता है एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। पहली कंडीशन सोल्व करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर इज़ वेपोराइज्ड, तो वेपोराइजेशन के लिए रिएक्शन लिखी जाए सबसे पहले। फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा। आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये प्रोडक्ट है, इस तरफ जो लिखा है ये रिएक्टेंट है। यहाँ पर इसके आगे जो नंबर लिखा है प्रोडक्ट का मोल है और इसके आगे जो नंबर लिखा है रिएक्टेंट का मोल है। तो ठीक है और हमको सिर्फ गैस को लेना है, जी फॉर गैस को लेना है। तो प्रोडक्ट साइज में कितना 1 और रिएक्टेंट साइड में तो कोई गैस नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड में 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई? 1। अब ये हमारा फार्मूला, हमको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। तो इस डेल्टा एन जी आर टी को दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी? 41.00 माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी? 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 8.314 और टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन। ये 100 डिग्री दे रखा है, तो 100 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 में। तो 41 माइनस 3.10 है ना, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.10 आएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 37.90 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइनली, ठीक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस। 1 मोल वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो आइस में कन्वर्ट करने की रिएक्शन लिखी जाए। तो देखो, वाटर लिक्विड से काय में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड है, लिक्विड का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता और सॉलिड का वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। देयर इज़ नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी की वैल्यू 0 है। तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो पी इंटू 0, डेल्टा वी की जगह हम 0 रखेंगे, तो पी इंटू 0 इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो पी इंटू 0 मतलब 0, तो डेल्टा एन जी आर टी इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो ये डेल्टा एन जी आर टी की पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। इस डेल्टा एन जी आर टी की जगह पर हम 0 रख देंगे तो डेल्टा यू प्लस 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, डेल्टा एच की जगह 41.00 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो जो डेल्टा एच की वैल्यू है वही डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी इस दूसरी वाली कंडीशन के लिए, ठीक। एक क्वेश्चन और है, प्रॉब्लम, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज। आपको इंटरनल एनर्जी चेंज को फाइंड आउट करना है, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी फॉर द ए लिक्विड से ए गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक।
टेम्परेचर है 373 केल्विन। अब यहाँ पर ये वेपोराइजेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वेपोराइजेशन हो रहा है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना 14.66। हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब ये डेल्टा एच की वैल्यू है, ठीक है। एंड आर की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है। तो डेल्टा एन जी कितना होगा, वही मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1, ए के आगे 1 है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। और लिक्विड दूसरी तरफ कोई गैस तो है ही नहीं तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा। रिएक्टेंट की साइड में 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फार्मूला है हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा ये डेल्टा एन जी आर टी दूसरी तरफ आ जाएगा। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है ये क्वेश्चन में दे रखी 14.66 किलो जूल पर मोल। तो ये 14.66 किलो जूल पर मोल है, किलो में है ये। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये 40.66 इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाइड करेंगे जब इसको 1000 से तो माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी 1, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू कितनी 373 केल्विन। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम के लिए और एनसीईआरटी को भी सॉल्व करना है, ठीक। अब शुरू करते हैं हम हमारा नया टॉपिक एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव ये वो प्रॉपर्टी है विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट। मतलब है कि सिस्टम है कोई आपका, ये उसकी क्वांटिटी, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है या उसका साइज़ बड़ा है छोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको। आपने 10 किलो लिया, 5 किलो है, 1 किलो है, 10 ग्राम है, जो भी है, तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे प्रेशर में चाहे आप उसका साइज़ किसी भी साइज़ बड़ा छोटा होने से प्रेशर में फ़र्क नहीं पड़ता है और क्वांटिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर में भी नहीं पड़ता है। कोई चीज़ बड़ी छोटी है तो उसका टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसको एक एग्जांपल से भी देखते हैं हम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्वांटिटी और साइज़ के ऊपर। प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और साइज़। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, क्वांटिटी के ऊपर या फिर साइज़ के ऊपर ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जैसे एग्जांपल हैं इसके मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ईटीसी। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक ये बॉक्स है, इसका कुछ ना कुछ, ये कोई पीस है मान लो, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है V और इसका टेम्परेचर है T। जब आप इसको आधा कर दोगे, मतलब मान लो आपने इसको बीच में से पार्टीशन कर दिया, तो जब इसको आधा करोगे तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा ना, V/2 हो जाएगा, इधर भी V/2। जब इसको बीच में से आपने तोड़ दिया तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, इधर भी आधा हो जाएगा। मतलब साइज़ मैटर करती है, इधर साइज से वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका टेम्परेचर पहले T था तो बाद में भी T होगा। मतलब मान लो पहले 100 है, आपने बीच में से तोड़ दिया तो ऐसा तो नहीं होगा 50 इधर आ जाए और 50 इधर आ जाए, दोनों तरफ 100 ही रहेगा टेम्परेचर। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक। नेक्स्ट है आपका ये हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं। तो देखो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप याद करना है ना। हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री। कोई सिस्टम है, उसका आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको हीट देना पड़ेगी। आप जितनी भी हीट दोगे वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। 1 डिग्री बढ़ाना ओनली 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो ये फार्मूला होगा आपका हीट कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू Q/ΔT। C यहाँ पर ये हीट कैपेसिटी है, Q यहाँ पर हीट है और ΔT चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। डेफिनेशन वही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। अब यहाँ पर 1 ग्राम स्पेसिफाई कर दिया उसने, ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। 1 ग्राम
कोई चीज़ है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी आप हीट दोगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। एम यहाँ पर मास है, ठीक है, और डेल्टा टी आपको पता ही है टेम्परेचर डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी वही है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत है वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। मतलब 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत है वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, C यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है M सबस्क्रिप्ट में, तो ये है आपका मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय CN। C क्या है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी। C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी होता है, तो इस C की जगह में रख देता हूँ क्यू डेल्टा टी, ये क्यू डेल्टा टी, और N क्या होता है, M मास बाय मोलर मास। तो इस M की जगह में इस नीचे वाले की जगह, तो ये M तो नीचे रहेगा और ये वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा Q के मल्टीप्लाई में। तो फाइनल मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, CM इज इक्वल टू क्यू M मल्टीप्लाई M मोलर मास, M फॉर मोलर मास, डेल्टा T टेम्परेचर इनटू मास M। तो ये 3 तरह की हीट कैपेसिटी है, तीनों फार्मूले और इनकी डेफिनेशन आपको याद करना है, ठीक। अब इन तीनों को समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, इन तीनों को समझने के लिए अब हम ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। देखो, ए पीस ऑफ मेटल वेइंग 3 ग्राम रिक्वायर, एक मेटल का एक पीस है 3 ग्राम का, कितना उसका वजन, 3 ग्राम। उसको 5.4 जूल ऑफ हीट, कितनी हीट चाहिए उसको, 5.4 जूल, इतनी हीट उसको चाहिए जिससे कि उसका टेम्परेचर 298 से 300 केल्विन हो जाए, ठीक है। तो आपको मतलब 3 ग्राम की कोई चीज़ है, उसकी हीट कैपेसिटी उसके हीट कितनी हीट चाहिए उसको, 5.4, 298 से 300 केल्विन उसका टेम्परेचर हो जाए। अब हम तीनों का पता करेंगे, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हीट कैपेसिटी क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं डेल्टा T को। Q की वैल्यू कितनी, 5.4, T2 कितना है 300, T1 कितना है 298, तो 300 माइनस 298, 5/4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको 2 से काट देंगे तो 2.7 जूल पर केल्विन आ जाएगा। ये तो था हीट कैपेसिटी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं। C इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी होगा। Q की वैल्यू 5.4, M की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है 3 ग्राम, मास का कितना है 3 ग्राम, तो M की जगह 3 रखेंगे। डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 2, अभी निकाली थी हमने ये, इसको सोल्व करेंगे 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन आ जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड M, ये मोलर मास है, M कैपिटल M, ये स्मॉल m, मास इंटू डेल्टा T। Q की वैल्यू 5.4, मोलर मास, अब ये पीस किसका है, एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27, तो 20 क्वेश्चन में है 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, M मास कितना है 3, डेल्टा T कितना है 2, इसको सोल्व करेंगे तो 24.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जो मोलर मास है ये किसका है, एल्यूमिनियम का, जो कि 27 होता है, तो ये कैपिटल M की वैल्यू 27 आई। ये क्वेश्चन में उसने एल्यूमिनियम दिया है, यहाँ पे लिख लो मेटल कौन सी है ये, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आप तीनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। CP और CV जो है आइडियल गैस के लिए, उसमें दोनों में रिलेशन क्या है। CV क्या होता है, ये V फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, C क्या है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, P क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर,
और C क्या है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी। तो Cp क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो देखो QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T होगा, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, C इज इक्वल टू Q डेल्टा T होता है, ये आपको पता होगा। तो C को मैंने लिख दिया CV, ये क्या हो जाएगा C डेल्टा T इज इक्वल टू Q हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। तो ये Q मैंने लिखा है यहाँ पर V, क्योंकि ये हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ये C को मैंने लिख दिया CV, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो CV डेल्टा T, तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U होता है, ये हमको पहले ही पता है। QV इज इक्वल टू डेल्टा T होता है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आप याद करें। उसी तरीके से QP होगा P फॉर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी हीट, और CP क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी। तो CP डेल्टा T होगा, और QP इज इक्वल टू डेल्टा H होता है, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो देखो QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T और QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T होगा। अब देखो फॉर ए मोल ऑफ आइडियल गैस, एक मोल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। हमारा फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV होता है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू PV की जगह मैं RT लिख सकता हूँ, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये वाली इक्वेशन। n की वैल्यू 1 हो अगर, तो PV इज इक्वल टू RT होगा। अगर ये n की जगह 1 रख दूँ मैं, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस PV की जगह मैंने RT लिख दिया। तो डेल्टा U यहाँ पर R कांस्टेंट होता है, तो इस R को पहले लिख दो, ये R डेल्टा T हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू। डेल्टा H बराबर क्या होता है, ये रहा डेल्टा H बराबर CP डेल्टा T। तो इस डेल्टा H की जगह मैंने लिख दिया CP डेल्टा T। डेल्टा U बराबर क्या होता है, CV डेल्टा T। तो इस डेल्टा U की जगह लिख दो CV डेल्टा T R डेल्टा T एज इट इज़। अब इस ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डेल्टा T। इसको भी डेल्टा T से डिवाइड करो, इसको भी डेल्टा T से डिवाइड करा, और इसको भी डेल्टा T। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, इधर भी डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, इधर भी डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल। यहाँ क्या बचा CP, तो ये CP इज इक्वल टू, इधर क्या बचा CV, ये CV, इधर क्या बचा R। सॉरी, एक बार फिर से देखो, ये जो CP डेल्टा T है और CV डेल्टा T है प्लस R डेल्टा T, इसको डिवाइड कर दिया मैंने पूरे को डेल्टा T से। तो ये CP डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T, CV डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T, R डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, इधर भी डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, इधर भी डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल। यहाँ बचा CP, इधर बचा CV, इधर बचा R। तो ये क्या हो जाएगा, इस CV को मैं इस तरफ ले लूँ तो CP माइनस CV हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या है, CP माइनस CV। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, R के। ठीक, ये दोनों में रिलेशनशिप था। बाकी का जो हमारा पार्ट 5 है वो नेक्स्ट पीरियड में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत मैं शुक्रिया बोलता हूँ, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारी पढ़ाई को दिया और हमारे ऊपर कृपा बना के रखी। सबका थैंक यू, धन्यवाद। आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं ताकि आप पढ़ें, मतलब हमें हमारे ऊपर कृपा रहे आपकी पढ़ने की। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया वेरी मच।